हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 14 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुप्तकालीन प्राचीन मूर्ति मिली है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बहराइच। अगला क्वेश्चन है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, असम। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले असम का 6वां नेशनल पार्क बनाया गया था। कौन सा? तो ध्यान रखना है, रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना जो नेशनल पार्क है ये असम का 6वां नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और अब जो है ये दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये असम का 7वां नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है। और इसके साथ ही असम जो है ये भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क की संख्या में तीसरे नंबर पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल बनाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गूगल। अगला क्वेश्चन है, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तिलोत्तमा सोम। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेवी हैविट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिशु सेवा योजना लॉन्च की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, असम। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर चारू खोसला। अगला क्वेश्चन है, US महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, युका सासू। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। और दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, दुर्लभ साल कछुआ उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बेतवा, बी है चंबल, सी है गंगा और डी है सरयू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंबल। यूपी में कछुओं की 15 प्रजातियां हैं। इनमें सबसे दुर्लभ है साल कछुआ जो सिर्फ चंबल नदी में पाया जाता है। यह केवल चंबल नदी में ही सिमट कर रह गया है। प्रदूषण के चलते अन्य नदियों में इसका अस्तित्व मिट चुका है। राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में दुर्लभ प्रजातियों के जलीय जीवों का संरक्षण वर्ष 1979 में सेंचुरी के बनने के समय से किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कछुओं की जो प्रजातियां हैं वो कितनी हैं? तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 15 प्रजातियां कछुओं की पाई जाती हैं। लेकिन एक जो प्रजाति है वो है साल कछुआ। ये प्रजाति सबसे दुर्लभ है और ये सिर्फ और सिर्फ चंबल नदी में ही पाई जाती है। और बाकी नदियों में प्रदूषण के चलते इसका अस्तित्व जो है वो मिट चुका है। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि साल कछुआ ये किस नदी में पाया जाता है? चंबल नदी में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये होते हैं साल कछुआ जो कि एक दुर्लभ प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है धसान नदी, बी है यमुना नदी, सी है बेतवा नदी और डी है गोमती नदी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, धसान नदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में अर्जुन सहायक परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की गई। उन्होंने महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लहचूरा बांध के निरीक्षण करते समय इसकी घोषणा की थी। यह 2600 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना है। यह धसान नदी पर बनाई जा रही है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, हमीरपुर के 168 गांवों में 1.5 लाख
किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद लगभग 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो अर्जुन सहायक जो सिंचाई परियोजना है ये किस नदी पर बनाई जा रही है। तो ये जो परियोजना है ये धसान नदी पर बनाई जा रही है। और ये जो परियोजना है इसके तहत उत्तर प्रदेश के बांदा है, महोबा, हमीरपुर के 168 गाँव में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी ये परियोजना। अब दोस्तों अगर धसान नदी के बारे में देखें तो धसान नदी ये बेतवा नदी की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है। जो धसान नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये बेतवा नदी की सहायक नदी है और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से बेगमगंज तहसील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो आपको ध्यान रखना है ये मध्य प्रदेश में बेगमगंज तहसील से निकलती है। किस जिले से? रायसेन जिले से। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से ये नदी निकलती है। और इस नदी की लंबाई कितनी है? तो ये जो धसान नदी है इसकी कुल लंबाई है 365 किलोमीटर। और दोस्तों इस नदी को प्राचीन काल में दर्शान के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के सिलेबस में पहली बार हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, सी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के सिलेबस में पहली बार हस्तिनापुर सेंचुरी को भी शामिल किया गया है जिसमें छात्रों को एक केस स्टडीज़ के तौर पर इसे समझाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से भूगोल का जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है वह पूरे प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के लिए है। इसी के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से कैंपस और कॉलेज दोनों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम में हस्तिनापुर के वाइल्ड लाइफ और वहाँ के पर्यावरण का अध्ययन विषय रखा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय के सिलेबस में पहली बार हस्तिनापुर सेंचुरी जो है उसे शामिल किया गया है। और सबसे पहले किसने शामिल किया है? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने सबसे पहले इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए एक कार्य योजना पारित की है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है बिहार और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए एक कार्य योजना पारित की है। इस कार्य योजना में धरोहर वृक्ष, इन्हें हेरिटेज ट्री भी कहते हैं, की अवधारणा एवं उनका संरक्षण, वृक्ष की आयु निर्धारित करने की विधि, पेड़ों को काटने से पहले पालन किए जाने वाले नियम, महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरण का गठन, स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण की संरचना और उनके कार्य, वृक्ष गणना आदि शामिल हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए एक कार्य योजना पारित की है। और इसके तहत जो कार्य यहाँ पर दिए गए हैं वो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और दोस्तों महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 48 लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या है 19। और दोस्तों एरिया वाइज अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की रैंकिंग भारत में तीसरे स्थान पर है। एरिया वाइज महाराष्ट्र थर्ड है और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पर आता है। अब दोस्तों अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? तो बिहार तीसरे नंबर पर है पॉपुलेशन वाइज। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो पहले नंबर पर कौन सा है? तो एरिया वाइज पहले नंबर पर राजस्थान है और दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो महाराष्ट्र
तीसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? ऑप्शन नंबर ए है ऑकलैंड, बी है वियना, सी है टोक्यो और डी है काठमांडू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ऑकलैंड। हाल ही में द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 जारी की गई। यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने जारी की है। इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहरों में न्यूजीलैंड का महानगरीय शहर ऑकलैंड शीर्ष पर है। जापान का शहर ओसाका, ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन और जापान का टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ, ऑकलैंड के बाद क्रमशः शीर्ष 5 शहर हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 जारी की गई है और इस इंडेक्स के मुताबिक क्या आकलन किया जाता है, तो इसके तहत दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहरों में कौन सा शहर किस स्थान पर है, इसका आकलन किया जाता है। तो इस इंडेक्स के मुताबिक जो पहले स्थान पर दुनिया भर में रहने लायक शहर है वो कौन सा रहा है, तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड पहले स्थान पर रहा है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो जापान का ओसाका शहर दूसरे नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड तीसरे नंबर पर, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन चौथे नंबर पर, जापान का टोक्यो 5वें नंबर पर और ऑस्ट्रेलिया का पर्थ 6वें नंबर पर रहा है। अब दोस्तों ये जो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स है ये किस कैटेगरी के आधार पर रैंकिंग देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 5 कैटेगरी के आधार पर रैंकिंग देता है। अब वो 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखना है। स्थिरता पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है स्वास्थ्य देखभाल, कौन सी है, स्वास्थ्य देखभाल। और तीसरी कैटेगरी है संस्कृति एवं पर्यावरण, संस्कृति एवं पर्यावरण ये तीसरी कैटेगरी है। और चौथी कैटेगरी है शिक्षा और 5वीं कैटेगरी है बुनियादी ढांचा। तो ये जो 5 कैटेगरी हैं इसके आधार पर ये जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौथे ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है नई दिल्ली और डी है पटियाला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी पटियाला। चौथे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन पटियाला में 21 जून को किया जाएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी घोषणा की है। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप का आयोजन भी पटियाला में ही 25 से 29 जून तक किया जाने वाला है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चौथे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो पटियाला में इसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 21 जून को। और इसके साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप का आयोजन भी पटियाला में ही किया जाएगा। और वो कब से कब तक किया जाएगा, तो 25 से 29 जून तक ये इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन नंबर ए है ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, बी है नीति आयोग, सी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। वैश्विक थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने द कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण भारतवर्ष 2100 तक सालाना अपनी सकल घरेलू उत्पाद का 3 से 10% खो सकता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही 2040 में भारत की गरीबी दर 3.5% तक बढ़ सकती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, द कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया ये रिपोर्ट जारी किसने की है, तो वैश्विक थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया है कि भारत जो है वो 2100 तक सालाना अपनी सकल घरेलू उत्पाद का 3 से 10% तक खो सकता है और 2040 में भारत की गरीबी दर 3.5% तक बढ़ सकती है। ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मोनल पक्षी की 2 प्रजातियां देखी गई हैं? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी
अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मोनल की 2 प्रजातियां देखी गई हैं। इसमें एक स्क्लेटर्स मोनल थी जबकि दूसरी हिमालयन मोनल। स्क्लेटर्स मोनल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस स्क्लेटरी है। इसका IUCN स्टेटस वनरेबल है। यह चीन एवं म्यांमार में पाया जाता है। हिमालयन मोनल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस एम्पेजेनस है। हिमालयन मोनल का IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मोनल की जो पक्षी है उसकी 2 प्रजातियां देखी गई हैं। और ये जो मोनल प्रजाति है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है हिमालयन मोनल और दूसरी होती है स्क्लेटर्स मोनल। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये होता है मोनल पक्षी जो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं BD मिश्रा। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है तुर्की, सी है स्पेन और डी है कनाडा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तुर्की। नाइट फ्रैंक ने 2021 की पहली तिमाही का ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स में पहले एवं दूसरे नंबर पर क्रमशः तुर्की एवं न्यूजीलैंड है जबकि अंतिम पायदान पर स्पेन है। भारत इस इंडेक्स में 55वें स्थान पर है जबकि 2020 की पहली तिमाही में भारत 43वें स्थान पर था। इस इंडेक्स के मुताबिक भारत में घरों की कीमतों में साल दर साल 1.6% की गिरावट आई है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए दुनिया भर के 56 देशों में घरों की कीमतों में आ रहे बदलावों को ट्रैक करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नाइट फ्रैंक ने 2021 की पहली तिमाही का ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जारी किया है और इस इंडेक्स के मुताबिक पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है? तो तुर्की पहले नंबर पर रहा है और दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड। और इंडिया की इसमें रैंकिंग कितनी रही है? तो ध्यान रखना है भारत इस इंडेक्स में 55वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बिल्ड बैक बेटर, बी है फाइटिंग इनइक्वलिटी, सी है फाइट अगेंस्ट कोविड-19 और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बिल्ड बैक बेटर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 47वें G7 शिखर सम्मेलन में 12 और 13 जून को वर्चुअली भाग लिया। G7 की अध्यक्षता वर्तमान में ब्रिटेन के पास है। इस शिखर सम्मेलन की थीम बिल्ड बैक बेटर रखी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने G7 की बैठक में दूसरी बार भाग लिया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 और 13 जून को वर्चुअली भाग लिया और जो G7 की अध्यक्षता 47वें G7 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो ब्रिटेन के पास ये अध्यक्षता है। अब दोस्तों जो G7 है इसमें शामिल सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। ये 7 देश हैं जो कि G7 के सदस्य देश हैं और भारत को ब्रिटेन की तरफ से आमंत्रण दिया गया था तो इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसमें वर्चुअली भाग लिया था। लेकिन सदस्य देश आपको ध्यान रखना है कितने हैं? तो G7 में 7 सदस्य देश हैं। तो दोस्तों ये थे 14 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था अनूप चंद्र पांडे। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। यह है आज का क्वेश्चन। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार
टॉप 1000 की लिस्ट में आईआईटी कानपुर की रैंक क्या रही? ऑप्शन नंबर ए है 250, बी है 277, सी है 297 और डी है 310। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसके साथ ही किस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग फर्स्ट नंबर पर रही उसका भी नाम आपको बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।